सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की, जहां टोंक से खबर आ रही है एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद से बवाल मचा हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान के टोंक में नरेश मीणा के समर्थकों ने काफी हंगामा किया है और नरेश मीणा की गिरफ्तारी करने गई पुलिस टीम का विरोध किया गया। समर्थकों का पुलिस पर पथराव, कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। मीणा के समर्थकों ने आगजनी कर दी, 100 गाड़ियों में आग लगा दी गई। पुलिस ने की 100 राउंड हवाई फायरिंग, आंसू गैस भी छोड़ा गया। ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टोंक में हुए भारी हंगामे की। पहली तस्वीर है जब 100 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई और दूसरी तस्वीर सुबह की है, कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। पुलिस और मीणा समर्थकों के बीच टकराव हो गया, हाथापाई भी हुई है, कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गाड़ियों में आग लगा दी गई, काफी हंगामा हुआ, बवाल हुआ, यहां तक कि पुलिस की टीम को भी नहीं छोड़ा गया। पुलिस की टीम पर पथराव किया गया और जो लोग पथराव कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, वो मीणा के समर्थक बताए जाते हैं। नरेश मीणा की गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है और नरेश मीणा की गिरफ्तारी करने गई पुलिस टीम पर पथराव हुआ है। राजस्थान के टोंक में नरेश मीणा के समर्थकों का काफी हंगामा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ध्वज हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। ध्वज, इस वक्त वहां पर क्या माहौल है, क्या स्थिति को काबू में किया गया है, क्योंकि कई पुलिसकर्मी भी इस पथराव में घायल हुए हैं? बिल्कुल, देखिए 12 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं वो घायल हैं, ये पुलिस ने जानकारी दी है और उसके साथ साथ में छोटी मोटी चोटें ग्रामीणों को लगी है। फिलहाल जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर अपनी अपनी गाड़ियों को तलाश रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये आप देख सकते हैं कि ये वो जो है पोलिंग बूथ है जहाँ से इस पूरे उपद्रव की शुरुआत हुई थी। ये वो पोलिंग बूथ है जहाँ पर जो है एसडीएम को थप्पड़ मारा था नरेश मीणा ने, ये वो जगह है। और यहाँ पर उनका आरोप था कि जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन में उनका जो सिंबल है वो थोड़ा सा ब्लर कर दिया गया था। इसको लेकर यहाँ बहस हुई एसडीएम से। और आप ये देख सकते हैं इसके बगल का इलाका, यानी कि पुलिस ने 100 से ज़्यादा राउंड फायरिंग की थी। और जैसा कि हमने जो है पिछली तस्वीरों में दिखाया था कि जिंदा कारतूस भी यहाँ मिले, उसके साथ साथ में टीयर गन के जो शेल हैं, ये आप देख सकते हैं टीयर गन से जो कारतूस थे उनके कितने सारे शेल यहाँ पर पड़े गए हैं। यानी कि यहाँ पर जो पुलिस है इतनी ज़्यादा उन्होंने जो है टीयर गन छोड़ी थी और लोगों को यहाँ पर काफ़ी परेशानी हुई थी, लोग यहाँ से भागे थे, अफरा तफरी का माहौल बन गया था। और ये वो जगह है, ये जो बिल्डिंग है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पोलिंग बूथ है। इस पोलिंग बूथ के अंदर ही जो कुछ लोग छुपे हुए थे वो यहाँ से भागते नजर आ रहे थे, उनको यहाँ भागने की जगह नहीं मिली। और ग्रामीण हैं वो ग्रामीणों ने अपने अपने घर बंद कर लिए, लेकिन उनके घरों में घुसकर भी तोड़फोड़ की गई, उनके घरों में जो खड़ी हुई गाड़ियों के साथ में तोड़फोड़ की गई। फिलहाल जो नरेश मीणा है वो अभी यहाँ से जो है पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन पुलिस का मानना है कि जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। एक ट्वीट भी उन्होंने किया है, उन्होंने कहा मैं सुरक्षित हूँ और मेरी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी, आगे की रणनीति वो तय करेंगे। यानी कि उनका दुस्साहस देखिए किस तरीके से इतना बड़ा जो है यहाँ पर इस गाँव के अंदर बवाल होता है। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं एक गाड़ी, और कि जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोग अपनी अपनी गाड़ियों को संभाल रहे हैं। और ये देख सकते हैं तस्वीरें कि ये तस्वीरें किस तरीके से स्कॉर्पियो गाड़ी है और उसको किस तरीके से जो है तोड़ा गया है। यानी कि इसके साथ में ध्वज आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। तो देखिए अभी भी जो वहां पर माहौल है वो तनावपूर्ण है, पुलिस बल की तैनाती की गई है, 12 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है और 100 गाड़ियों में आग लगा दी गई। टोंक की ये पूरी खबर है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में धुंध और ठंड बढ़ने लगी है। कल इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन घूमने वालों को निराशा हाथ लगी। दिल्ली का ये कर्तव्य पथ है जहां धुंध का पैरा है। इंडिया गेट भी धुंधला नजर आ रहा है। घूमने आने वालों को यहाँ निराशा हाथ लग रही है। जिस धुंध की वजह से आज पूरा, अगर मैं बात करूं, एनसीआर जो है अटा पड़ा है, आपको बिल्कुल यहाँ से दिखाई नहीं देगा राष्ट्रपति भवन। और दूसरी तरफ देखेंगे तो इंडिया गेट है, यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत धुंधला धुंधला जो है वो दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो पर्यटक दिल्ली में इन चीज़ों को देखने आए हैं उनको काफ़ी निराशा जो है वो हो रही है। अब ये दिल्ली की ड्रोन वाली तस्वीर देखिए। अक्षरधाम समेत कई इलाके धुंध की चपेट में हैं। धुंध के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। न सिर्फ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत
उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में घना कोहरा छाने लगा है। AQI के बहुत खराब श्रेणी में जाने की आशंका बनी हुई है, जिसको देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट दिल्ली NCR में ग्रेड 3 लागू करने के संबंध में आज फैसला लेगा। मौसम के बदले इस मिजाज के कारण हिमालयन रेंज में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर और हवा के पश्चिम से पूर्व की ओर बहना बताया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में दिल्ली और NCR में धुंध और हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। इधर दिल्ली की यमुना नदी में तैरते जहरीले झाग की ये तस्वीरें भी देखिए। बताया जा रहा है कि ये झाग और हवाओं में छाई धुंध जल और वायु गुणवत्ता को उच्च स्तर के खराब श्रेणी में पहुंचाने के संकेत दे रहा है। दिल्ली NCR में लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। एक संस्था की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। प्रदूषण को लेकर लोकल सर्कल नाम की एक संस्था की सर्वे रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। 21,000 परिवारों के सर्वे में बताया गया है कि दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों को बढ़ते प्रदूषण के कारण सांस से जुड़ी परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के कारण हर तीसरे परिवार को कफ सिरप खरीदना पड़ रहा है। करीब 13% लोगों ने इनहेलर या नेबुलाइजर खरीदा है। जैसे जैसे सिचुएशन खराब होते जाएगा उस तरह से तो डिमांड तो बढ़ेगा ही। बढ़ रहे हैं। हाँ, बढ़ रहे हैं। कफ सिरप के अलावा इनहेलर्स और बाकी चीज़ों इनहेलर्स भी बढ़ रहे हैं और साथ में जो भी है टैबलेट उसका भी बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कमोबेश ये हालात दिल्ली के ज़्यादातर मार्केट में है, लेकिन मैं जिस जगह पे हूँ ये थोक मार्केट है और यहाँ भी जो होलसेलर है उनका कहना है कि वाकई जिस तरह से स्थिति बिगड़ी है उसका असर साफ तौर से देखा जा रहा है। दिल्ली NCR में 81% परिवारों में से कोई एक या एक से ज्यादा सदस्य को प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है। एक पॉल्यूटेड जो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है उसमें दिल्ली का नाम भी है। प्रदूषण की मार के लिए पंजाब की पराली को भी काफी हद तक जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन पराली की बात अब पाकिस्तान तक जा पहुंची है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें श्री मुक्तसर साहिब के करमगढ़ गांव की हैं, जहां खुलेआम पराली जलाई गई। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पराली के धुएं को लेकर पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने भी चिट्ठी लिखने की बात कही है। हर गल ते इस तरह करना चंगा नहीं। ये मध्य प्रदेश की प्रॉब्लम भी है, ये यूपी की भी है, ये हरियाणे की भी है, ठीक है ना। वो तो पाकिस्तान वाली जी मुख्यमंत्री है पंजाब वाली मरियम, वो भी कहती मैं चिट्ठी लिखूँ भगवंत मान नूं कि लाहौर आउंदा साडा धुआं कोई गेड़े कड्ढी जांदा यार है। मतलब ਇਹਦਾ कोई हल ਇਹਦਾ बह के करना पड़ेगा। और आज पीएम मोदी महाराष्ट्र में रैली करने जाने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री की 3 रैलियां होगी। महाराष्ट्र में लगातार चुनावी रैलियां महाराष्ट्र में कर रहे हैं प्रधानमंत्री और आज भी उनकी 3 रैलियां हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र में फिर चुनाव प्रचार करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक आज पीएम 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली जनसभा औरंगाबाद में दोपहर 1 बजे, दूसरी नवी मुंबई के खारघर में शाम 4 बजे और तीसरी जनसभा मुंबई शिवाजी पार्क दादर में शाम 6 बजे होगी। इधर महायुति के लिए आज MP के CM मोहन यादव भी हुंकार भरेंगे। वो आज अमरावती में 2 रैलियां करेंगे। चिक लदारा में 1 बजे और अचलपुर में दोपहर 2 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र पहुंचे मोहन यादव ने कहा कि काम के बूते महाराष्ट्र में फिर NDA की सरकार बनेगी। और हमारी सरकार ने जो पिछले समय अच्छे काम किए उस काम की साख के बलबूते पर हम पुनः महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे, इस उम्मीद से आया हूँ। इधर केंद्रीय गृह मंत्री ने कल महाराष्ट्र के जिंतूर और 40 गाँव में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। ये चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है। 23 तारीख को अघाड़ी का सुपड़ा साफ होने वाला है। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां बैग चेकिंग पर सियासत जारी है। 90 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। हेलीकॉप्टर उड़ान को तैयार है। इससे चुनाव प्रचार के लिए डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस उड़ान भरने वाले हैं। लेकिन इसमें सवार होने से पहले देखिए, चुनाव अधिकारियों की मुस्तैद टीम एक्शन में आती है। हेलीकॉप्टर की तरफ चुनाव आयोग की ओर से तैनात अधिकारी और कर्मचारी बढ़ते हैं। फिर शुरू होती है फडणवीस के सामानों की चेकिंग। सामानों में उनके खाने पीने के सामान से लेकर व्यक्तिगत बैग भी होते हैं, उसकी भी चेकिंग की जाती है।
बाकायदा इनकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। दरअसल ये पूरी प्रक्रिया तब सामने आ रही है जब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग की ओर से सामानों की चेकिंग को लेकर सवाल खड़े किए थे कि केवल विपक्ष को ही निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद देखिए सीएम एकनाथ शिंदे, नितिन गडकरी, उद्धव ठाकरे समेत डिप्टी सीएम अजीत पवार के सामानों की भी चेकिंग की तस्वीरें सामने आई। लेकिन किसी भी बीजेपी नेता ने अधिकारियों की कार्रवाई पर सवाल खड़े नहीं किए। इस बीच शिवसेना प्रमुख ने अधिकारियों की भी चेकिंग की खुद वीडियो उतारी और सोशल मीडिया पर डाली। दरअसल उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर जैसे ही उस्मानाबाद के ओसा विधानसभा क्षेत्र में उतरा तो चुनाव आयोग की टीम वहां पहुंच गई और उन्होंने सामानों की चेकिंग की। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के अधिकारियों की बाकायदा पड़ताल की। उनके पहचान पत्र गले में होने के बाद भी उनके जेब में कितने पैसे हैं, अपॉइंटमेंट लेटर तक चेक किए। आपको ये वायरल तस्वीर की एक झलक दिखाते हैं। करो खोलो, नाही हो दादा, एक मिनिट, पहिलं आय कार्ड, काय नाव, सगळ्यांचं अपॉइंटमेंट लेटर, तुमची पाकिटं दाखवा, तुमच्या खिशात किती पैसे आहेत। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। पूरी खबर देखिए रिपोर्ट। महाविकास अघाड़ी वालों से जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, उनके तीनों धड़ों के रेस्पेक्टेड लीडर से मैं ये बात बहुत जोर देकर कहना चाहता हूँ कि आपको टिकट की तकसीम में इंसाफ करना चाहिए। मैंने एक लिस्ट भेजी है उन 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जिनमें हमारी रिसर्च टीम ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए ये साबित किया है कि इन 25 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास अघाड़ी को जीत दिला सकते हैं। प्रयागराज में आज चौथे दिन भी लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर छात्रों का आंदोलन जारी है। देर रात डीएम ने एक बार फिर छात्रों को मनाने की कोशिश की। प्रयागराज लोक सेवा आयोग के गेट के सामने धरने पर बैठे छात्रों के हाथों में अलग अलग नारे लिखी तख्तियां थी। बटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक एक रहेंगे जैसी तख्तियों के सहारे विरोध प्रदर्शन पर अभ्यर्थी डटे हैं। तीसरे दिन भी डीएम से छात्रों की बातचीत बेअसर रही। सड़क पे बैठे रहेंगे तो समाधान नहीं निकल पाएगा। आपने जो आंदोलन शुरू किया है, आपका जो आंदोलन आपने शुरू किया है, वो फिर अपना जिस कारण से आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपका कारण वो रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। लेकिन छात्र नॉर्मलाइजेशन हटाने और वन डे वन शिफ्ट की मांग पर अड़े हैं। छात्रों ने कल भी खुले आसमान के नीचे रात गुजारी। हजारों की संख्या में छात्रों ने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर एकता दिखाई। आयोग ने मंगलवार को पीसीएस प्री की परीक्षा के लिए 7 और 8 दिसंबर की तारीख घोषित की है। मामले पर राजनीति भी जारी है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का नौकरी विरोधी चेहरा अभ्यर्थी के सामने बेनकाब होता जा रहा है। जो नौजवान नौकरी मांगने आए, पढ़े लिखे, उन पे लाठी चलवा रहे हैं। चेन्नई से खबर है। चेन्नई के एक अस्पताल के डॉक्टर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। डॉक्टर जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ये हमलावर आरोपी और घायल डॉक्टर की तस्वीर है। घटना चेन्नई के कलेग्नर सेंटेनरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की है, जहां डॉक्टर बालाजी जगन्नाथन पर 7 बार चाकू से हमला किया गया। डॉक्टर पर यह हमला कैंसर पीड़ित एक महिला मरीज के बेटे ने किया। हमलावर की पहचान विघ्नेश के रूप में की गई है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से चाकू भी जब्त किए हैं। डॉक्टर जगन्नाथन प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ हैं और अस्पताल के कैंसर चिकित्सा विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने जिंदगी में हजारों पेशेंट्स को बचाया है कैंसर से। ऐसे घटना अगर एक हॉस्पिटल में इनके साथ हो सकता है, आप समझ सकते हो कि सिक्योरिटी का क्या हालत है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घटना पर दुख जताया। घटना के बाद एक हाई लेवल मीटिंग की गई। I already addressed the press in the afternoon. Once I visited the injured doctor, health minister is already addressing the press. We'll see that it doesn't happen again.